नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज बात होगी महाजंग की, मिडिल ईस्ट में बरकरार तनाव की और ईरान में खामनेई की मौत के बाद भारत में गरमाई सियासत की थी। एक और अपने टॉप कमांडर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान जख्मी शेर की तरह खूंखार हो चुका है। बदले की आग में यूएई, कतर, सऊदी समेत कई गल्फ कंट्रीज पर निशाना साध रहा है। अरब से यूरोप तक बम, ड्रोन, मिसाइलें समंदर दहल उठा है। इस महाजंग में दुनिया दो गुटों में बढ़ती हुई देखी जा रही है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं रूस, चीन और पाकिस्तान खुलकर ईरान के समर्थन में हैं। दुनिया में बड़ी तनातनी है इस वक्त, खासतौर से गल्फ कंट्रीज में। पल पल की अपडेट्स आपको मिल रही हैं, लेकिन भारत के अंदर ईरान और इजराइल की जंग पर क्या कुछ चल रहा है, ये जानना भी आपके लिए बेहद अहम है। इजराइल ईरान के बहाने भारत की राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासत को धार दे रही हैं। खामनेई की मौत पर सरकार की चुप्पी, विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर। तो वहीं आज भारत और कनाडा सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिमी एशिया की तनावपूर्ण स्थिति पर डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ सभी विवादों का समाधान करने का समर्थन करता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन, भारत की सियासत आखिर क्यों गर्म, इजराइल ईरान की महाजंग में शांति बहाली के समर्थन में मोदी, डायलॉग और डिप्लोमेसी विपक्ष को क्यों लग रही है चुप्पी, और सबसे बड़ा सवाल आज का, मिडिल ईस्ट में बेलगाम वॉर, आखिर इसका क्या होगा अंजाम, कितना घातक अंजाम होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारी चुप्पी, क्योंकि भारतवर्ष और ईरान का अगर ताल्लुक, खुद प्रधानमंत्री जी की मैं स्पीच पुराने देख रहा था, ये 20, 25, 40 साल का ही नहीं है, सैकड़ों साल का रिश्ता है। कम से कम एक भारत का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में करते। यहां तो टोटल साइलेंस, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये पता नहीं, जो भी लोग एडवाइस कर रहे हैं वो अगर एक आध साल के दरमियान में देख रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। इसकी इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। शर्मनाक। अपने दोस्त की, हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके। इतना कमजोर प्रधानमंत्री, देश को उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिलेगा, कि दो शब्द उस अमेरिका के डर में आप बोल नहीं पा रहे। किस कदर डरे हुए हैं अमेरिका से। We are very thankful to embassy. हमारा बिल्कुल कांटेक्ट है उनके साथ। Every time, anytime we have any confusion related to anything, they are calling, they are picking our calls. But right now they are also helpless because from every country airspaces बंद है, हम नहीं evacuate हो पा रहे। वरना पिछली बार भी बहुत हेल्प हुआ था, इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हेल्प जरूर होगी इंशाल्लाह। आप अपनी फैमिली होम वेरी सून बिकॉज आवर पेरेंट्स आर वेरी। आप अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में हैं क्या? जी, बात हो रही है क्योंकि डायरेक्ट कॉल्स ऑन है, हम उनको कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली। जो मजलूम है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी हिमायत में यहाँ पर आए हैं। जबकि आज तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि ट्रंप को बुरा कह सके या नेतन्याहू को बुरा कह सकते, बल्कि आज तो गुंडों के सामने लोग सर झुकाए हुए हैं। आज जो है वो गोडसे की जो है वो पूजा की जा रही है और गांधी जी को बुरा कहा जा रहा है। तो यही माहौल पूरा दुनिया में यहाँ पर बना हुआ है। तो इनकी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में इन्होंने हमारा साथ दिया है और ये जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की है और मजलूमों की हिमायत में आए हैं। तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी भर्त्सना करते हैं कि जो इंटरनेशनल गुंडों के साथ है और जो वहां से अवार्ड हासिल कर रही, ये अवार्ड ऐसे ही है कि कोई दाऊद इब्राहिम से जाकर अवार्ड हासिल कर ले। तो देखिए, मौलाना कल्बे जवाद को सुन रहे थे आप, जो ये कहते नजर आए कि
बताते चले आपको, हालिया दौरा इजराइल का याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे और इसी को लेकर सियासत जो है गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब प्रधानमंत्री इजराइल गए उसके बाद ही ईरान पर अटैक हुआ, तो भारत को कैसे नहीं पता था कि इतना बड़ा अटैक करने जा रहा है इजराइल ईरान के ऊपर। हालांकि आपको बताते चले कि रुवेन अजार हैं भारत में इजराइल के राजदूत, जिनका बयान सामने आया है कि पीएम मोदी का इजराइल दौरा खत्म होने के बाद ही ये फैसला किया गया कि इजराइल पर अटैक होगा, इसकी परमिशन दी गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता था कि ईरान पर अटैक होने वाला है, लेकिन इसको सामने करके इजराइल दौरे के आड़ में कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत को भुनाने में, गर्म करने में लगी हुई है। कल बेजवात ने यहां तक कह दिया कि गुंडों के सामने भारत ने सर झुका लिया है। अवार्ड की क्या बात है, वो तो दाऊद इब्राहिम भी ले सकता था। अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है, देखिए, क्योंकि ये बयान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक। तो देखिए, चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं, अनुपम तिवारी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत अनुपम तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है वो लगातार बरकरार है और कम होने के बजाय लगातार जो अटैक्स हैं वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले ही उनका नया स्टेटमेंट सामने आया है कि ये हमला रुकने वाला नहीं है। क्या कुछ आप मानते हैं इसके पीछे की वजहें क्या है, आखिर क्यों ये वॉर नहीं थम रहा है और क्या कितना घातक इसका अंजाम होने वाला है? अनुपम तिवारी जी। देखिए अदिति जी, जो वॉर शुरू किया गया था 2 दिन पहले ईरान के ऊपर अगेंस्ट ईरान, इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त अभियान चलाए और हमले शुरू कर दिए। उनके पास सीधे सीधे 4 टारगेट्स थे जो ईरान के ऊपर वो देख रहे थे। पहली बात तो वहां पर जो उनके सुप्रीम लीडर है खामनेई, उनकी हत्या करना एक टारगेट था। उनके तमाम जो टॉप कमांडर्स है उनकी हत्या एक टारगेट था। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहां पर ये आरोप लगाया जाता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है शायद, उनको नेस्तनाबूद करना एक टारगेट था। और एक आखिरी टारगेट ये था कि जहां पे मिसाइल फैसिलिटीज हैं, जहां पर माना जाता है कि हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स और तमाम तरह की मिसाइलें ईरान ने इकट्ठा कर रखी हैं जिनसे इस पूरे क्षेत्र में खतरा हो सकता है, उनको नेस्तनाबूद करना। ये 3 टारगेट्स पड़े थे। इसके अलावा चौथा टारगेट ये था कि जब खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, तो उसके बाद एक स्वतंत्र रूप से वहां पर एक रजीम चेंज की बात आएगी ईरान के अंदर। ईरान के लोग सड़क पर उतरेंगे और रजीम चेंज हो जाएगा और वहां पर एक प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली रजीम सत्ता में आ जाएगा, जिससे कि ये पूरा युद्ध खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन के बाद स्थिति में एक बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। खामनेई एलिमिनेट हो चुके हैं, लगातार बमबारी चल रही है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल फैसिलिटीज के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। लेकिन जनता सड़कों में भी आई, लेकिन सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हो रही है जो वहां पर। अनुपम तिवारी जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको। देखिए अभी पीट हेग्सेथ का बयान, स्टेटमेंट भी सामने आया है। सीनेट ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे थे वो, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो सत्ता परिवर्तन नहीं है, हम बस ये चाह रहे थे कि जो परमाणु संपन्न देश बनने की इच्छा है वो पूरी ना कर पाए ईरान, और हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे, युद्ध जो है लंबा नहीं चलेगा। क्या मानते हैं आप, क्या ये, क्योंकि देखिए अमेरिका वो देश है, यूएसए, मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रही हूँ क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से और करते क्या है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अनुपम तिवारी जी। देखिए अभी आज जिनका आप स्टेटमेंट बता रही है सेनेटर का, वो भी कह रहे हैं कि यूरेनियम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करना है उनका टारगेट था। अभी 1 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बोली थी कि ईरान के अंदर टेरर रेजीम है और टेरर रेजीम को बदलना पड़ेगा, यही उनका टारगेट है। तो ये अपने गोल पोस्ट खुद चेंज करते रहते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज जो वो टारगेट अचीव करके चल रहे हैं तो शायद वो पूरे होते हुए दिख नहीं रहे हैं, फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। एक ने ये लगने लगा है कि युद्ध अब लंबा चलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कही है कि वो 4 हफ्ते तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अनुपम तिवारी जी, क्या रिजल्ट्स इसलिए भी मन मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनको शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि ईरान पीछे नहीं हटेगा बल्कि और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अटैक करेगा? ईरान इस वक्त न केवल इजराइल और अमेरिका पर अटैक कर रहा है बल्कि तमाम
मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, चाहे यूएई की बात कर ली जाए, चाहे सऊदी की बात कर ली जाए, आज ही देखिए कितने बड़े अटैक्स उसने सऊदी पर भी किए हैं। अनुपम तिवारी जी, देखिए अदिति, निश्चित तौर पर मिसकैलकुलेशन तो था। उनको लग रहा था, अमेरिका को लग रहा था कि जैसे ही रेजिम खमेनी को एलिमिनेट किया जाएगा, उसके बाद से वहां केओस हो जाएगा, ईरान के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी और उसके बाद जो भी चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा उनका टारगेट। लेकिन ये बात वो समझना भूल गए कि ऑलरेडी खमेनी ने अपने मरने के कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पूरी तरह से नियुक्त कर दिया और वहां पर एक प्रक्रिया चला दी है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेना के ओहदों पर जैसे ही कोई आदमी एलिमिनेट होगा, उसकी जगह पे दूसरा आदमी स्मूथली टेक ओवर कर लेगा। ये पूरी प्रक्रिया वहां पर पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी कि वो ये मान के चल रहे थे अमेरिका ऐसा करेगा, और अमेरिका अगर ऐसा करेगा और उनकी मौत हो जाती है तो इस मौत को शहादत दिखाया जाएगा, और ये शहादत उनके देश को अमेरिका के अगेंस्ट यूनाइट करने में एक ताकत प्रदान करेगी। तो इस चीज को कैलकुलेट करने में डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं चूक गए, और यहाँ पर ये भी चूक गए कि जो जैसा आपने कहा ना कि उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान पलटवार करेगा, वो भी इतना जबरदस्त खमेनी के मरने के चंद घंटों के अंदर 11 देशों के ऊपर मिसाइलों से हमले कर देगा। ये इस बात का अंदाजा बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, इस वक्त ईरान ईरान उस जख्मी शेर की तरह है जिसने अपने टॉप लीडर को खो दिया है और इसके बाद बदले की आग में भावना में झुलस रहा है, और कितने मुल्क इसमें झुलसेंगे ये देखना अहम होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, ईरान के टॉप कमांडर खामनेई नहीं रहे और विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री मोदी को इस बात पर घेर रहे हैं कि हाल में इजराइल का दौरा, एक तो प्रधानमंत्री मोदी का कैसे भारत को इनपुट्स नहीं मिल पाए कि ईरान पर अटैक होने वाला है इतना बड़ा। ईरान हमारा बेहद अच्छा मित्र भी रहा है। खामनेई की मौत पर अभी तक शोक व्यक्त नहीं किया है प्रधानमंत्री ने। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का दौरा डिप्लोमेटिक दौरा था और वहाँ की संसद को उन्होंने संबोधित किया, और वहाँ की सरकार ने उनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया। कोई भी देश, किसी भी देश जो उसका उस वार में स्ट्रेटेजिकल पार्टनर नहीं है, उससे इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं करता। और हमारे दौरा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। उनको जब लोकेशन जैसा मिली उस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की। बिल्कुल, भारत की हमेशा नीति स्पष्ट रही है कि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं दो देशों के बीच की लड़ाई में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है विवेक श्रीवास्तव जी कि अभी तक शोक तो व्यक्त करना चाहिए था ना। इतना बढ़िया दोस्त ईरान भारत का, जब राष्ट्रपति की मौत हुई, निधन हुआ ईरान के, तो भारत ने तुरंत शोक व्यक्त किया। लेकिन हाँ, हमारी प्रतिबद्धता वर्तमान में हमारे उन क्षेत्रों में फंसे हुए नागरिकों की सुरक्षा है। हमारे विदेश मंत्री बराबर अपने समकक्षों के साथ संवाद में है। हम क्या करेंगे, क्या नीति हमारी तय हो, ये हम विपक्ष से पूछ के नहीं तय करेंगे। हमें भारत के नागरिकों की सुरक्षा और भारत के देखते हुए ही अपनी विदेश नीति का रास्ता बनाना है। हम उस रास्ते पे जाएंगे। कौन क्या सोचता है, कौन क्या अपेक्षा हमसे करता, हम इस अपेक्षा के अनुसार भारत को नहीं ले जा सकते। हमारी प्राथमिकता भारत के नागरिक है, भारत के हित है। ठीक है, प्राथमिकता भारत हित है, भारत के नागरिक हैं, तो फिर विपक्ष इतना परेशान क्यों है? ये हाय तौबा क्यों मचा रखी है प्रधानमंत्री की चुप्पी पर? ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए जरा इस बात का। आखिर विपक्ष को क्यों ये नहीं नजर आ रहा कि इस वक्त भारत की अगर बात की जाए तो भारत तटस्थ देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो इस मुद्दे पर किसी के पक्षधर नहीं बन रहे हैं, ना किसी का विरोध है, ना किसी का समर्थन है। जो ईरान में हुआ उसकी निंदा हर कोई कर रहा है, जिस तरीके से वो अटैक किया गया उसकी निंदा हर कोई कर रहा है, भले ही खुलकर नहीं की जा रही हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही ये स्पष्ट किया है कि हम शांति दूत हैं, हम सभी देशों के साथ मिलकर शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो फिर विपक्ष क्यों लगातार सवालात खड़े कर रहा है? अभिमन्यु जी, देखिए, दुनिया में जब कोई भी घटना होगी और युद्ध होगा तो ऐसा, जैसे कि महोदय कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता की, ऐसा हमारे पास ऐसा नहीं आएगा या हम क्यों हस्तक्षेप करें। जब युद्ध होगा खाड़ी के देशों में होगा जहां से पूरा तेल आता है, हम 50% खाड़ी के देशों से तेल लेते हैं, तो क्या पैसा नहीं आएगा? क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी?
तो ये कहना जो है नासमझी वाली बात होगी कि आपके असर नहीं आएगा। दूसरी मैंने चीज, कभी ये नहीं कहा कि असर एक नहीं मिनट, आएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, बात कंप्लीट कर लें। और ठीक देखिए, है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने भारत कहा की है एक ताकत थी, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बात होनी चाहिए। हमारे लिए भारत के नागरिकों का हित सर्वोच्च है। ठीक हम है। उसको देखते अभिमन्यु हुए विश्वकर्मा जी। करेंगे। देखिए पूरी दुनिया में इजराइल बदनाम है, एक हिंसक देश है। वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से मिलने से लोग बचते हैं, उससे बात करने से दुनिया के बड़े नेता बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि उसने बच्चों को मारा है। कहाँ मारा है? माथे में गोली मारी। ये यूएन की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। जो विश्व की संस्थाएं उनकी रिपोर्ट है। ठीक है। आप वैसे व्यक्ति के साथ जाके खड़े हो। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, इंटरप्ट अगर आप एक मिनट बोलेंगे करूंगी नहीं, आपको। ये गलत बात अभिमन्यु है। जी, अभिमन्यु आपने जी, सबको समझ नहीं, लिया। आप कह रहे हैं आप कि बात बेंजामिन सुनने वाली नेतन्याहू जो क्या है बात है ये? उसने बच्चों को मारा है, बात मत करते। लेकिन क्या ईरान के जो टॉप कमांडर थे खामनेई, वो दूध के धुले थे, पाक साफ थे? ठीक है, इस पर भी किसी देश का कमेंट राष्ट्र- लेना चाहूंगी मैं आपका। आप छोटे छोटी बातों पे ट्वीट करते हो। क्या ईरान से हमारे संबंध नहीं रहे हैं? ईरान ने क्या कश्मीर पे हमारा साथ नहीं दिया है? क्या ईरान हमको तेल नहीं दे रहा था सस्ते में? वो इंडियन करेंसी में तेल नहीं दे रहा था, तो क्यों उसको आप छोड़ देंगे? जब उसका सुप्रीम लीडर मारा जा रहा है तो आप एक शोक संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते हैं? आप एक जनरल कर्टसी होती है एक देश के नाते होने नाते। लेकिन आप कहीं ना कहीं ट्रंप के और एप्स्टीन फाइल के दबाव में हैं। अगर कल को ट्रंप कह दे कि इंडिया मिसाइल मारे ईरान पे, तो क्या मारोगे आप? आपने सरेंडर कर दिया है, आप कंप्रोमाइज है पूरी तरह इजराइल और ट्रंप से। आप ये भारत की विदेश नीति को यहां पे लाके छोड़ा है। आप देखिए क्या मतलब इजराइल क्या कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग क्यों बसते हैं? उसने अमेरिका को भी फंसा दिया। अब यह युद्ध लंबा चलेगा, इसका असर भारत पे भी आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो क्या ऐसे में आप न्यूट्रल रह सकते हैं आप, या कोई देश न्यूट्रल रह सकता है? आप बताइए। तो क्या हम अपने हितों को नहीं देखेंगे? ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा विपक्ष साथ इनके साथ में, लेकिन ये क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी? ये ट्रंप से ऑर्डर ले रहे थे, सीज फायर कर रहे थे। आज भी विपक्ष इनके साथ में है। आप कम से कम एक आप संप्रभुता की रक्षा, संप्रभुता कोई एक चीज होती नहीं होती किसी देश की। आप किसी देश में जाके उसके लीडर को मार देंगे, आप किसी देश में जाके उसके राष्ट्रपति को उठा लाएंगे, कल को वो मोदी को उठा ला, आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? फिर भी आप यही नहीं दे पाएंगे, आप जो है न्यूट्रल रहेंगे आप। ये गलत बात है ना। एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक संप्रभुता होती है, संप्रभुता क्या होती है कि आप नीति निर्माण में स्वतंत्र हैं। क्या भारत आज की डेट में नीति निर्माण में स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं है। जवाब दीजिए जल्दी से विवेक श्रीवास्तव जी। क्या स्वतंत्र हैं हम न्यूट्रल नहीं, हम सारी स्थितियों पे बराबर से निगाह बनाए हैं। हमारी प्राथमिकता भारतीय नागरिक जो उन क्षेत्रों में फंसे हुए उनको सुरक्षित निकालना है, और भारत के हित हमें देखना है। हम न्यूट्रल नहीं है। हम इन लोगों की तरह कोई उकसावे की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। सारी स्थितियों पर हमारी निगाह है। हमारे विदेश मंत्री अपने बिल्कुल अभी प्रियोरिटी भारत की ये होनी चाहिए, प्राथमिकता की जो नागरिक फंसे हुए हैं, जैसा कि अभी हमने बयान भी सुना है आपको, किस तरीके से जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं तमाम, वो खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए। बिल्कुल मांग कर रहे हैं। अनुपम तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर? ये जो सियासत लगातार बरकरार है, ठीक है अनुपम तिवारी जी, एक और कैबिनेट मामलों सुरक्षा समिति के मुद्दा बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, लौटूंगी आपके पास। अनुपम तिवारी जी, एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, शोक व्यक्त नहीं किया खामनेई, जो कि ईरान भारत का एक अच्छा दोस्त माना जाता है आज से नहीं सदियों से। लेकिन आज जब खामनेई की बीते कल मौत होती है अटैक के बाद, तो प्रधानमंत्री मोदी शोक तक व्यक्त नहीं करते हैं। क्या वजह मानते हैं? कई सारे अदिति जी, कई सारे सवाल हैं और ये सवाल विपक्ष अगर पूछ रहा है तो उनकी वही कुछ वजहें हैं। पहली बात तो यही है कि ये निश्चित तौर पर अगर आप कोई एक संप्रभु देश है, उसके राष्ट्रपति को किसी ने इलिमिनेट कर दिया है, तो भारत जैसा बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें अगर कुछ ना कहे तो एक सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं हम कुछ कह रहे हैं। और दूसरी बात, उसके भी ऊपर अभी कल ही खबर आई थी कि जब ईरान पर पहला हमला किया इसराइल ने और अमेरिका ने मिल करके, तो वहां पर प्राइमरी स्कूल के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी। उसमें करीब 60 से 70 बच्चियां मारी गई हैं। कम से कम इस घटना के बारे में कुछ कहा जा सकता था। वहां पर एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी हुई है। उस हॉस्पिटल का नाम संयोगवश गांधी हॉस्पिटल है, जो कभी बहुत पहले ईरान के अंदर एक हमारे सहयोग से एक हॉस्पिटल बना था, गांधी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरा है, उस पर भी हमने कुछ नहीं बोला। तो ये चीजें सवाल के दायरे में तो आएगी, और विपक्ष पूछ रहा तो सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। निश्चित तौर पर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं और कुछ बिना देखे हुए समझी जाती हैं। लेकिन इतने बड़ी घटना के बाद ये जरूर होता है, प्रधानमंत्री ना सही, विदेश मंत्री के द्वारा कुछ इस तरह का बयान, शोक संवेदना व्यक्त करी जाती है तो उचित रहता है। लेकिन हाँ,
भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसको कि बिल्कुल अनुपम दुनिया में तिवारी जी, ये- क्या ये नहीं लगता कि इस वक्त भारत की स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं है पीछे खाई है? दोनों ही मुल्क, चाहे हम इजराइल की बात कर ले, अभी हालिया दौरा प्रधानमंत्री मोदी का जहां पर इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा गया, अमेरिका के साथ भी संबंधों में लगातार तनाव था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही संबंध जो हैं वो फिर से दोस्ती वाले संबंध स्थापित हो गए हैं इजराइल के साथ भी। तो क्या ये नहीं लगता कि इस वक्त भारत जो उसकी विदेश नीति है उस पर लगातार जो मीटिंग्स हैं वो भी की जा रही हैं, और ये फैसला लेने में इसीलिए देर हो रही है क्योंकि भारत किसी का स्टैंड इस वक्त लेने से बच रहा है? क्या ये नहीं लगता प्राथमिकता दी जा रही है सुरक्षा को? आदित्य जी, विदेश नीति आपकी हमेशा से ही ऐसी रहती है कि आपकी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई होता है। विदेश नीति एक बहुत टाइट रूप पर चलने की चीज होती है, एक सख्त तार है, उसके ऊपर आपको चलना है, आप कभी भी गिर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ही एंटिसिपेट करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। आपको यहाँ तक एंटिसिपेट करना पड़ता है, किसी देश के साथ आप संबंध रखते हैं तो वहां के विपक्ष के साथ भी अलग संबंध रखते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कब वहां की सरकार गिर जाएगी और दूसरे लोग सत्ता में आ जाएंगे। तो इस तरह की चीजों का बहुत पहले से एंटिसिपेशन करना होता है। इसी को विदेश नीति कहते हैं, इसी को वर्ल्ड डिप्लोमेसी कहते हैं। और जो देश इसमें बेहतर कर जाता है, जो पहले से चीजों का आकलन कर लेता है, उसकी विदेश नीति बेहतर होती है। अब देखिए, भारत ने जो पहले से हमारी जो विदेश नीति थी उसमें लगातार अच्छा काम किया, आज भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं पर चुप रहना बेहतर होता है, कहीं पर बयान। अनुपम तिवारी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, तो उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, ट्वीट किया है उन्होंने, और वो लिखती हैं कि 25 फरवरी 2026 को हमले से ठीक कुछ दिन पहले पीएम मोदी इजराइल जाते हैं, उन्हें वो नीसेट को संबोधित करते हैं, सर्वोच्च सम्मान उनको मिलता है स्पीकर ऑफ द नीसेट मेडल, जो आज तक इससे पहले ना इसके बाद में किसी नेता को दिया गया। और ये इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ रही हैं ईरान पर हुए अटैक से कि भारत को पहले से ही ऐसा कैसे हो गया कि भारत को नहीं पता चल पाया प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के बावजूद कि ईरान पर अटैक होने वाला है। देखिए, ये विपक्ष का कर्तव्य है, विपक्ष की अपनी चॉइस है, वो कौन से सवाल उठाते हैं, कौन से नहीं उठाते हैं। सुप्रिया सिन्हा जी का जो ट्वीट है मैंने भी पढ़ा है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री को पता नहीं था तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, और पता होते हुए भी वो कुछ बोल नहीं रहे, ये तो उससे ज्यादा आश्चर्य की बात है। तो इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, जब वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात आती है तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है। आप घटना घट जाने के बाद रिएक्ट करने के लिए नहीं बैठे रहते, आपको घटना घटने से पहले अनुमान लगाना पड़ता है, उस अनुमान के आधार पर अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। इसमें आप डिले नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड डिप्लोमेसी ऐसी होती है कि आपके तो क्या ये माना जाना चाहिए अनुपम तिवारी जी, क्या ये माना जाना चाहिए कि रिएक्शन इसलिए नहीं आया है क्योंकि हम इजराइल के समर्थन में ही हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि रिएक्शन नहीं आया, उसके पीछे कारण क्या था, हम किसके समर्थन में थे, किसके नहीं थे। लेकिन हाँ, ईरान एक हमारा सदाबहार मित्र रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान के साथ हमारा जो व्यापारिक संबंध था, हमारा एक बहुत स्ट्रेटेजिक जुड़ाव था चाबहार बंदरगाह के रूप में। वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए था। शायद हमने उस पर भी अब हमको उस पर पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ईरान को तबाह हो रहा है। तो हमारी चाबहार को लेकर के सेंट्रल एशिया तक जाने वाली जो एक सोच थी, अब शायद फिलहाल वो सिरे चढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी। तो सवालात बहुत हैं, लेकिन अब सरकार को इन सवालात का जवाब आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। इन सब चीजों से सरकार बच नहीं सकती है, और विपक्ष को भी इस समय बहुत तल्ख न हुए बिना फिलहाल चीजों पर नजर रखना चाहिए, और सरकार से जरूरी सवाल जरूर पूछे, लेकिन अनावश्यक राजनीति मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करनी चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त वो दौर नहीं है कि अनावश्यक राजनीति की जाए। विवेक श्रीवास्तव जी, जैसा कि अनुपम तिवारी जी ने कहा कि देखिए, फॉरेन पॉलिसी ऐसी चीज है जहां पर हमेशा आपको आगे कुआं पीछे खाई मिलेगा ही, लेकिन स्टैंड क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेहद आवश्यक है। ये हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से चीजों को निपटाया जाना चाहिए। ये तो हम बार बार कहते आए, हमने कभी युद्ध का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, नहीं सवाल लेकिन इतना है, सवाल ये है जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि खामनेई की मौत पर कम से कम एक बार शोक तो व्यक्त कर देते हैं, ये तो जिम्मेदारी बनती है ना। विपक्ष तो कर रहा है ना, विपक्ष करे। हमें भारत के नागरिकों का देखना है, हम अपने प्रधानमंत्री के खामनेई की मौत का अगर शोक व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री, तो भारत के साथ अहित हो जाएगा क्या, भारत के नागरिकों के साथ? हम इसके विषय में देखिए, हाँ, किसी के लिए खामनेई हीरो हो सकते हैं, किसी के लिए खामनेई विलेन हो सकते हैं। तमाम उनकी भी कहानियां दक्षिण एशिया में मशहूर है। बहुत लोगों के
ठीक है, सुन के कहानियों पे नहीं जाके विवेक हम श्रीवास्तव जी, उसी ये तो एक जिम्मेदाराना देश का एक रवैया बनता है। भारत जैसी लोकतांत्रिक कंट्री का किसी भी देश के लीडर की जब मृत्यु होती है, निधन होती है, तो भारत शोक व्यक्त करता है। वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक खामनेई से पहले जब ईरान के राष्ट्रपति की डेथ होती है तो भी भारत ने शोक व्यक्त किया था। तो फिर आज ये चुप्पी क्यों है? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। निर्वाचित पद है, ये वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक लीडर है, हाँ। ये निर्वाचित नहीं है। और एक चीज, दूसरी चीज कि हम कूटनीतिक मोर्चे पे बहुत तोल बोलते हैं, तोल बोल के चलते हैं। ठीक। हमारी प्राथमिकता भारत के हित है। हम भारत के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते, एक चीज। दूसरी चीज, हमने कभी भी युद्ध का समर्थन रूस यूक्रेन में भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं करते। हमने वहां भी कहा था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से चीजों को निपटाया जाना चाहिए। यहाँ भी हमारा स्पष्ट स्टैंड है। और अभी हमारी प्राथमिकता जो लोग हमारे फंसे हैं भारतीय, उन क्षेत्रों से उनको निकालने की है। हम अन्य किसी बयानबाजी में नहीं फंसना चाहते। और जो विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है, हम उनके किसी फंदे में फंसने वाले नहीं। ठीक है, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसा अभी उन्होंने बोला कि ये किसी के फंदे में फंसने वाले नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ट्रंप के और बेंजामिन नेतन्याहू के फंदे में फंस चुके हैं। इन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता कर लिया है। ट्रंप जैसा जैसा कहता जा रहा है, ये वैसा कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने अपने हितों समझौता नहीं किया। अगर आपको सस्ता तेल रूस से मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, तो क्या हितों से समझौता नहीं है? आप महंगा तेल लोगे क्या? इसमें कहां से भारत का हित है? दूसरा देखिए, अगर आपके मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती है, भले आपसे उसकी नहीं बनती है, तो भी आप शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, नहीं करते हैं? ये ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। दूसरा देखिए, ये बीजेपी और आरएसएस का चरित्र रहा है कि यह हमेशा जो है निर्दयी और क्रूएल व्यक्ति के साथ रहते हैं। जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था, तब ये बीजेपी आरएसएस वाले किसके साथ थे? हिटलर के साथ थे। आज की डेट में ये क्रूएल जो है नेतन्याहू निर्दोष लोगों को मार रहा है, जबरदस्ती पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने में आमादा है। तो ये किसके साथ है? बेंजामिन नेतन्याहू के साथ है। ये आरएसएस और बीजेपी का चरित्र रहा है कि ये जो हमेशा निर्दयी क्रूएल जवाब दे दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। इन्होंने राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लिया। मैं कह रहा हूँ ये एपिस्टीन फाइल में कहीं न कहीं मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, डरपोक प्रधानमंत्री हैं। मैं ये दावे साथ कह सकता हूँ, अगर ये कल ट्रंप कह दे कि आपको ईरान पे मिसाइल दागनी है, तो मुझे 99% विश्वास है कि ये दागेंगे ईरान में। भारत का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, डरपोक प्रधानमंत्री है। कॉम्प्रोमाइज है क्या? नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, कॉम्प्रोमाइज है क्या प्रधानमंत्री? कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, ऐसा है क्या? हम हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, मोसाद के साथ तो खड़े हुई है। मोसाद क्या है विवेक श्रीवास्तव जी? मोसाद क्या है? मोसाद वहाँ की गुप्तचर एजेंसी है, कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी। क्या करती है वो? अभी अटैक किसने किया? और एक चीज, जब पूरी बातचीत चल रही थी, समझौता चल रहा था, शांति समझौता हो रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी थी अटैक करने की इजराइल को ईरान पे? भाई उनको लग रहा है जब वो मान, अभी आप टाइम लेकर देखिए, अभी ट्रंप ने पिछले साल जब युद्ध हुआ था, इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, ट्रंप ने कहा था हमने इनके सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट कर दिए हैं। ये ट्रंप का खुद का बयान है, यूएसए का राष्ट्रपति का, कि हमने ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट कर दिया है। जब न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट कर चुके हो, तो आप किस बहाने से युद्ध थोप रहे हो दुनिया पे? आप ये उनसे क्यों इजराइल में थोप रहे हैं? तो आप क्यों स्टैंड ले रहे हैं? आप सारा काम उनसे पूछ करेंगे क्या? हमारा स्टैंड क्लियर है। ये मोदी सारा काम क्या नेतन्याहू और ट्रंप से पूछ करता है? आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया है, आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं। बहुत क्लियर है। देखिए मैम, भारत की एक नैतिक ताकत थी पूरी दुनिया में। ये मोदी ने और बीजेपी सरकार ने भारत की नैतिक ताकत खत्म कर दी है। इस सरकार ने भारत की जो नैतिक ताकत थी, जो पूरी दुनिया का लोहा मानती थी, बीजेपी सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। आज दुनिया में भारत की इज्जत कम हो गई है, ये सिर्फ इस बीजेपी सरकार की वजह से। ये कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, डरे हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं ये एपिस्टीन फाइल में या अन्य मामलों में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और अडानी के चक्कर में ये कोई स्टैंड नहीं ले सकते। भारत सरकार का जब आप एक अपने एक राष्ट्र के सर्वोच्च नेता के संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते, तो आप कहाँ संप्रभु राष्ट्र हैं? कोई हमारे आपकी क्रमता कहाँ गई आपकी? हमारे सर्वोच्च नेता नहीं, जिसके हो जाके मुझे डर है कि कहीं ट्रंप इनको ऑर्डर न देने मिसाइल गिराने का ईरान पे। सर्वोच्च नेता मानता हो जाके ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है।
कोई संबंध नहीं। देखिए जब बीजेपी, भारत जब का पूरे विपक्ष ने, स्टैंड कांग्रेस ने, जब ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी का साथ दिया, भारत तो ये का किससे बात कर रहे थे? स्टैंड ट्रम्प से। ट्रम्प ने कहा मैंने युद्ध भारत- समझौता करवाया, भारत ये मिले हुए थे आप। अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देता है। अरे नागरिक को कौन और प्राथमिकता जो देता? आप सभी फंसे देश हैं- निकालते हैं। आपने कौन सा काम कर आपने- दिया है? आपने आप कोई समझ स्टैंड नहीं लीजिए। निकाला। आप ये बताइए ये युद्ध गलत है कि सही छोड़ है? दिया। आप बताइए अभी निकालते, अमेरिका आपने और निकाला। इजराइल ने जो अटैक किया ईरान में, गलत है कि सही है? आपने आप अपने स्टैंड समय लीजिए में- कोई। हमने तो कह तो दिया कि डायलॉग और अरे डायलॉग क्या करेंगे? आप ये बताइए ना कि सही है कि गलत है? ये ईरान पे अमेरिका और इजराइल का अटैक सही है या गलत है? जब बातचीत अंतिम दौर में थी, ईरान बहुत सारे बिंदुओं पे राजी हो गया था। वहां जब ये पूछो भाई किस पे राजी था, किस पे नहीं राजी था। अरे आपकी जब बात होती है, आप तो विश्व गुरु बने में फिरते हैं, आपको पता ही नहीं कुछ। भाई जितना जानते उतना आपके बता रहे विदेश हैं। मंत्री से पूछो तो वो कहता है, वाणिज्य मंत्री से पूछो, वाणिज्य मंत्री से सवाल पूछो तो कहता है विदेश मंत्री से आप पूछो। पूछते रहो, आपको कुछ बताते पता ही नहीं, रहिए। आपको कुछ। नहीं हमें नहीं कुछ पता, आपको ज्यादा पता तो आप ज्यादा जान दो, ज्यादा ध्यान देना। अरे तो फिर क्यों सरकार आप इस्तीफा दीजिए जब आप सक्षम नहीं है तो आप। सरकार आप जब आप सक्षम नहीं है देश के हितों की रक्षा करने में, तो आप इस्तीफा दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने पर्सनल हितों के लिए देश को कुर्बान कर रहे हैं? सरकार जनता का आशीर्वाद से आप कांग्रेसियों की कृपा से बीजेपी नहीं और होगी, मोदी आप अपने पसंद पर्सनल ना हितों के लिए देश हितों से समझौता कर रही हो। है। देश के हित सुरक्षित, आप जो ठीक है है। मोदी के गवर्नर की तरफ misbehave कर रहे हैं आप। ठीक है, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी, अनुपम तिवारी जी, सुना आपने दोनों ही नेताओं को, कांग्रेस के भी बीजेपी के भी। सियासत अपनी जगह है, देश हित अपनी जगह है। क्या मानते हैं आप, क्या भारत को ये वो वक्त है कि भारत को किसी एक देश के साथ खड़े होना चाहिए, स्टैंड ले लेना चाहिए, या फिर तटस्थ बने रहना चाहिए, जो कि भारत की विदेश नीति में भी है? भारत हमेशा किसी कंट्री के बीच में उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है अनलेस अनटिल भारत के हितों पर बात ना आए। अनुपम तिवारी जी। देखिए आदित्य जी, भारत की निश्चित तौर पर हमेशा से नीति रही है कि भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पे विश्वास रखता है। भारत ये मानता है कि दुनिया को कोई एक देश नहीं चला सकता है। दुनिया में कई सारी शक्ति के संस्थान हो सकते हैं, पावरफुल पॉलिटीज हो सकती है। भारत उनके साथ एक मल्टी अलाइनमेंट करके चलता रहता है। पिछले करीब 2 दशकों में इसमें कुछ बदलाव हुआ। उसके पीछे केवल भारत जिम्मेदार नहीं, उसमें वर्ल्ड ऑर्डर यही जिम्मेदार है कि उधर यूएसएसआर टूटता है, अमेरिका की मोनोपोली हो जाती है और भारत को न चाहते हुए कई जगहों पर अमेरिका का स्टैंड स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद एक स्वायत्तता भारत की विदेश नीति में हमेशा रही है। पहले इसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता था, भारत का लीडर हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता का माहौल खत्म हुआ। भारत रशिया के साथ मल्टी अलाइन करके अमेरिका के साथ भी रहा, चाइना के साथ भी रहा। लेकिन अभी उस मल्टी अलाइनमेंट की भी हम गुंजाइश नहीं देख पा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अब बाइनरी हो गया है, आप या तो पक्ष में हैं या तो आप दुश्मन हैं। भारत हमेशा से अभी समझ में आ रहा है कि भारत जो तटस्थता दिखाता था, जो नॉन गुटबाजी से बाहर रहता था, उसके पीछे कारण एक था कि आप बाइनरी में नहीं फंसना चाह रहे थे। अब कहीं ना कहीं बाइनरी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे कोई कारण नहीं है। बस ये है कि जैसा मैंने कहा था कि ये हमारी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की अप्रोच होनी चाहिए कि हम इजराइल से ही बना के रखें, हम ईरान से ही बना के रखें। अब अगर आज भारत ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद अगर कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब हम बाइनरी में कहीं ना कहीं हमने उसका पक्ष हमने छोड़ दिया है और ईरान का पक्ष हमने मान लिया। तो ये एक चीज भारत पहले नहीं करता था, अब कर रहा है। तो अब मुझे ये लगता है अगर हमने मान भी लिया है तो उसको खुल करके हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम ठीक है, हमने अपना अलाइनमेंट बदला है, अब हम इजराइल के साथ हैं, अब हम फलस्तीन के या इनके साथ ईरान के साथ नहीं है। और हम क्यों नहीं है वो भी हमें वजह बतानी चाहिए, क्योंकि ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज का, हिजबुल्लाह वगैरह का इस्तेमाल करता है, जैसे भी भाजपा के नेता बता भी रहे थे। तो ये इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम ईरान के खिलाफ हैं, हम फलाने के खिलाफ हैं, हम ठिकाने के खिलाफ हैं, कि हमारा अब स्टैंड है। तो इस स्टैंड को अगर क्लियर करेंगे तो बेहतर रहता है। यानी सरकार को क्लैरिटी दे देनी चाहिए अनुपम तिवारी जी आपके मुताबिक। लेकिन देखिए अभी क्या हम अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं अनुपम तिवारी जी? अगर हम अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ जाते हैं तो क्या अमेरिका ट्रस्टवर्दी है? क्योंकि अभी देखिए अभी कुछ घंटे पहले की ही खबर आई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उनसे नाराज हो गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तमतमाते हुए नजर आए, वो बोले कि डियोगो गार्सिया जो द्वीप है उसके इस्तेमाल से ब्रिटेन ने रोक दिया है अमेरिका को, इस वजह से उससे नाराज हो गए हैं। तो क्या ऐसे सन की अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए आदित्य जी, आपको अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, चाहे ना लगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के
की वजह से हम उसको उसकी बातों को कहीं ना कहीं हम सहमति दे रहे हैं। अगर हम उसका 18% का टैरिफ स्वीकार कर ले रहे हैं और उसके बाद भी हम उसके जवाब में हम उसको थैंक यू ही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हमने स्वीकार कर लिया है। तो अब वो सनकी हो, पागल हो, कुछ भी हो, हमारे देश ने, हमारी राजनीति ने जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कैसा भी व्यक्ति हो, हम उसके पीछे अलाइन है, वो आदमी कुल मिला के सही है, भारत के हितों की बात कर रहा है, हमसे भले ही जहाँ टैरिफ ले रहा है लेकिन हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो ठीक है, हमारी यही ऑफिशियल विदेश पॉलिसी अब हो जानी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, हमने मान लिया है क्या कि ट्रंप सर्वे सर्वा है, ट्रंप जो कहेंगे वही हम करेंगे? ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, इसमें किसी को शक है क्या? और अभी जब तक उनका कार्यकाल है अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, घटाया, जो बढ़ाया था उसको घटाया। अच्छा, अभी हमारी कोई डील ऑन रिकॉर्ड आई नहीं, एक मौखिक वार्ता जो इस पर उन्होंने घटाया। तो अगर हम उनको एक धन्यवाद भी न करेंगे तो क्या करेंगे? क्या कहें कि नहीं हम आपके घटाने की निंदा करते हैं? क्या हमसे इस तरह के प्रक्रिया के पीछा कोई करता है क्या? तो एक राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पे इसी तरह के कूटनीतिक व्यवहार। ठीक है, टैरिफ की निंदा नहीं की जा सकती थी विवेक श्रीवास्तव जी, ईरान पर इस तरीके से हमले की निंदा तो की जा सकती थी ना। हमारे व्यापारिक रिश्ते ईरान से भी हैं, हाँ, हमारे व्यापारिक रिश्ते इजराइल से भी हैं। आज की डेट में हो सकता है कुछ इजराइल से हमारे घनिष्ठ रिश्ते हो गए हो, रक्षा में भी हैं, व्यापार में भी हैं, कृषि क्षेत्र में भी हैं, तमाम तकनीकी क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन रिश्ते हमसे हमारे दोनों से हैं। तो अब दोनों ने जाकर के किसी के पक्ष में खड़े हो जाए, ये बेहतर है। हम दोनों से कह रहे भाई आपस में बातचीत करके डायलॉग से, डिप्लोमेसी से निपटाओ, हम तो यही कह रहे हैं। हमने दोनों में से किसी की तरफ अपनी भी उपस्थिति नहीं दिखाई है। हम दोनों से संवाद में, हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से भी संवाद किया है और इजराइल के विदेश मंत्री से संवाद किया है, बराबर हम संवाद में हैं। हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालने की है। हम किसी राजनीतिक दल या किसी मौलाना कल्बे जब्बार के उकसावे में अपनी नीतियां नहीं बदलने वाले हैं। इनके कहने पे हम नहीं कोई नीति बनाएंगे, हमें अपने भारत के हितों को देखना है। आप क्या बताएं, अब ऐसी सरकार जो है वो क्या बताएं, जिसको अपने हित नहीं पता हो, जिसको भारत के हित ना पता हो, ऐसी सरकार जितनी जल्दी चली जाए देश का भला होगा। आप बनाते रहो, आप महंगा तेल लेंगे, आप जो है 18% टैरिफ पे सामान लेंगे, तो इसमें कौन सा भारत का हित हो जाएगा? आप बताइए, 3% टैरिफ ज्यादा होता है कि 18% ज्यादा होता है? अनुपम देखिए, अपने बीच में मैं आपको रोक इसलिए रहा हूँ, देखिए आप अच्छी बात कही। आप देखिए, जिस ये अमेरिका और इजराइल के चक्कर में फंसे हैं, आप देख रहे हैं पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब जो अमेरिका के दम पे जितने भी जब सुरक्षा दे रखी थी, कोई देश नहीं बचा है। ईरान ने सबको धुआं कर दिया है और इजराइल के लगभग शहर जो है सब धुआं हो गए, जमी दोज हो गए। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि ट्रंप के कार्यालय पे भी हमला हुआ है, खैबर सेकंड मिसाइल से बहुत जबरदस्त हमला हुआ है। ट्रंप का भी, उनका नेतन्याहू को कुछ पता नहीं चल रहा है। वहां के एयरफोर्स के ऑफिस पे जो कमांडर ऑफिस है उस पे भी हमला हुआ है और बहुत जबरदस्त हमला हुआ है। जो देश अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जिसने बहुत सारे अरब देशों को भरोसा दिया था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, वो इधर के सब कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं। अभी ट्रंप क्या बोल रहा है, कुछ आज ही का शायद बयान है कि मैं बात करने को तैयार हूं, आगे ईरान के नेता बात करने तैयार हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज का लड़ाई दो। आपको समझ में आ गया है, आप डरे, वो भी समझ में आया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इजराइल के चक्कर में अमेरिका भी फंस गया है। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, ये इजराइल बहुत खतरनाक देश है, इससे बच के रहे मोदी। इसने एपस्टीन के मामले, जेफरी एपस्टीन के माध्यम से पूरे दुनिया के नेताओं को सेक्स स्कैंडल में बच्चियों के चक्कर में फंसा दिया है। ये ट्रंप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके भी दबाव है, एपस्टीन फाइल का दबाव है, ये मोदी हरदीप पुरी का दबाव है। और ये जो क्या कहते हैं अनिल अंबानी लड़कियों की व्यवस्था कर रहे थे, सुंदर बालों वाली सुंदर लड़कियों की व्यवस्था कर रहे थे स्त्रियों की, तो क्या अनिल अंबानी को अपने लिए कर रहे थे? क्या मोदी के लिए नहीं कर रहे थे? क्या वो हरदीप पुरी के लिए नहीं कर रहे थे? ये कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी फाइलें आने बाकी है, आप चिंता ना करें। अभी एपस्टीन फाइलें की बहुत सारी फाइलें आने बाकी हैं, आप चिंता ना करिए। आप पूरी तरह नंगे हो चुके हो। आप अरे भाई आप करिए, कौन रोक रहा है? आपने भारत के हितों समझौता कर दिया। कहीं ना कहीं मैं देश की जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि अगर ये मोदी सरकार रहेगी तो भारत को ये जो है बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं देश से आह्वान करता हूँ जितनी जल्दी ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार चली जाए तभी देश सुरक्षित हाथों में होगा। क्या 2014 के पहले डिप्लोमेसी नहीं थी? क्या 2014 पहले विदेश नीति नहीं थी? हाँ ठीक, तो आप तो फिर क्यों नहीं आप समझौता कर रहे हैं?
उनको दंगा अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था आप कि फिलिस्तीन को अधिकार है एक देश के रूप में? अटल बिहारी वाजपेयी गलत है क्या? आप पैसा पहुंचाते तो आप अटल बिहारी वाजपेयी यासिर ने अराफात कहिए, के लड़ाकों कहिए को- अटल बिहारी वाजपेयी गलत है? यासिर अराफात आप बोलिए, आप हिम्मत हो तो आप बोलिए। उनके परिवारों को आपने आप पैसा देश के पहुंचाते हितों थे। को, स्वतंत्र विदेश नीति को नेतन्याहू के चक्कर में आपने गिरवी रख दिया है। नेतन्याहू वो व्यक्ति है, मैंने कहीं ना कहीं जो पेगासस एक मामला आया था, फिर उसके माध्यम से फंसी हुई बीजेपी सरकार। ये मोदी के कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जिसके चक्कर में ये देश हितों से समझौता करने जा रहे हैं। से आगे बढ़ रहा है। मैं आज भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, जवाब ले लेते हैं विवेक श्रीवास्तव जी। बीजेपी सरकार जितनी जल्दी ठीक है। चली जाए विवेक उतना अच्छा श्रीवास्तव होगा जी। देश के लिए। नहीं ये देश को बर्बाद करके ही मानेंगे। कांग्रेस लगातार ये बयान दे रही है, एप्स्टीन फाइल को लेकर तो घेरी रही है सरकार को, लेकिन अब देखिए अभिमन्यु विश्वकर्मा जी जो सवाल उठा रहे हैं कि देश हित से समझौता हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई राज है। जब जर्मनी बर्लिन बर्बाद हो गया तभी लोगों ने माना। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार के जब तक बर्बाद नहीं कर देगी देश की तभी देश की जनता मानेगी। ठीक है अभिमन्यु जी जवाब ले लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, देश बर्बाद करना चाहती है क्या बीजेपी? देश हित के साथ समझौता कर रही है क्या? कोई दबाव है किसी का? देश को बर्बाद कौन कर गया, देश को आबाद कौन कर रहा है, ये देश की जनता पूछ लीजिए। देश की जनता ने लगातार 3 बार कांग्रेस को नकारा, ऐसे तो नहीं नकारा है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती। अरे हिटलर भी चुनाव जीत के आता था भाई। ठीक है बर्बाद कर ठीक दिया है था जर्मनी को। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, ये कोई इलाज ही नहीं होता है। और अभी आपने कहा कि आप लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं। आप आरोप प्रत्यारोप में तो आप इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, ट्रम्प के सामने ठीक है। आपने कितनी बार बोला कि मैंने समझौता करवाया, ठीक है मैंने सीफा अभिमन्यु करवाया, आपने जवाब दिया अभिमन्यु वहाँ पर भी। विश्वकर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, आप लगातार बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सवाल सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि देश हित के साथ हमने समझौता कर दिया। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज वो कंट्रीज है जहां पर अधिकतर आबादी जो है वो मुसलमानों की है। रमजान का पाक महीना चल रहा है इस वक्त, और केवल भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, और रमजान के महीने में बेहद इत्मीनान से वो अपना रोजा रख रहे हैं, रोजा खोल रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही। क्या आप इससे हमारी इस देश की सफलता नहीं मानते इस मुल्क की? अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, तो आप किस देश में रहती हैं? लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, क्रिश्चियनों को अपमानित किया जा रहा है। ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुकी हैं। ईरान लगातार मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक कर रहा है, मुस्लिम कंट्रीज पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। रमजान के महीने पर एक मुस्लिम कंट्री नहीं, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, वारंट है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, ये कहीं जा नहीं सकता है, इसके खिलाफ वारंट है। मैं नेतन्याहू की बात ही नहीं कर रही हूँ अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, मैं किसी के साथ समर्थन में नहीं खड़ी हूँ। अभिमन्यु जी नहीं, मुद्दा मत पलटिए, जवाब नहीं है तो मुद्दा मत पलटिए, भटकिए नहीं। हाँ, आप बेंजामिन नेतन्याहू साहब, मैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात कर रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में क्या खामने पाक साफ था? खामने क्या पाक साफ था? खामने क्या पाक साफ था? उसकी करतूतें, उसके कांड नहीं है क्या? तस्वीरें नहीं देखी है क्या आपने? उनको सजा मिली तो आप तो संविधान सजा मिली तो भारत के हितों समझौता क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ समझौता? आप क्यों? आप 2 दिन पूरी दुनिया देख रही है कि आप अटैक से 2 दिन पहले आप जो है इजराइल गए हुए थे, तो दुनिया क्या निकालेगी इसका? हमारा स्वागत हुआ, हम आप गए थे। चीन के खिलाफ जुबान नहीं खुलती आपकी। हमारा वो अरुणाचल में अपना बता रहा, आपने कुछ बोला? आपने चीन ने अरुणाचल को अपना बताया, आपने कुछ बोला मोदी जी ने? हम तो गए। ठीक है चीन से भी कंप्रोमाइज हो। ठीक है, मैं समझ गया अभिमन्यु विश्वकर्मा जी कि आपको कांग्रेस पार्टी को, ठीक है आप छाती पीटते हैं। अभिमन्यु जी, आपको केवल राजनीति चमकाने से मतलब है, केवल मुद्दा उठाना है और अपनी राजनीति जो है राजनीतिक नोटियां सीखनी है। नहीं, देशहित से मतलब नहीं है, देशहित से मतलब नहीं है अभिमन्यु विश्वकर्मा जी। आपके मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि ईरान में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, सवाल किसी ने नहीं किया। अनुपम तिवारी जी, ठीक है अनुपम तिवारी जी, ठीक है, इस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी मैं। क्या आप ये नहीं मानते कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात की जाए, रमजान का महीना चल रहा है और भारत, जैसा कि यहाँ पर कोई भी छोटी घटना भी होती है तो यहाँ पर छाती पीटी लगनी जाती है, सर पटका जाता है कि भाई यहाँ पर मुसलमान सेफ नहीं है। लेकिन अभी ये साबित हो रहा है रमजान के महीने में जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, मुस्लिम नेशंस, वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि भारत सबसे सुरक्षित है? मुस्लिम देशों में जो अमेरिका के बेस हैं उस पे हमला किया है,
अभिमन्यु विश्वकर्मा जी भाई, आपको बीते नहीं पता है, नहीं आप जानकारी कर लीजिए। आप अपनी जानकारी अपडेट कर दीजिए, मुझे जानकारी मत दीजिए अभिमन्यु विश्वकर्मा जी। यूएई में एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, यूएई में नहीं, मुझे जानकारी मत दीजिए अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, मुझे जानकारी मत दीजिए, आप अपनी जानकारी अपडेट करिए। अनुपम तिवारी जी, क्या पूरी दुनिया, क्या अरब देशों में अमेरिका के वो अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, सवाल मेरा आपसे नहीं है। अदिति जी, देखिए अदिति जी, अनुपम तिवारी जी। आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। और ये बात कहना कि भारत में लोग सुरक्षित हैं और बाकी जगहों पर सुरक्षित नहीं है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादती होगी। हर एक देश की अलग अलग समस्याएं होती हैं। मेरे देश की समस्याएं अलग तरह की हैं, भारत में समस्याएं अलग तरह की हैं, चीन में, रूस में, जापान में अलग समस्याएं हो सकती हैं। सबको आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। भारत की व्यवस्था दूसरी तरह की है, मिडिल ईस्ट का सिस्टम अलग तरह से चलता है। वहां पर ज्यादातर देश अंग्रेजों के आज भी अमेरिका के खास तौर पर आज भी एक तरह का उपनिवेश है, उसी की तरह हरकतें करते हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे ओमान हो, चाहे इराक हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो। ये सब के सब ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां पर वो सरकारें हैं जो कि अमेरिका के इशारे पर काम करती हैं। भारत पिछले 7 दशकों से एक जीवंत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर सब लोग, समाज पूरा एक मिल करके बैठता है और हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारा एक पहचान रही है और आज भी है। आज जो समस्याएं कभी कभी यदा उठती हैं, उन समस्याओं के ऊपर बाकायदा विचार होता है। और अगर मॉब लिंचिंग की बात हो या कुछ भी बात हो, तो वो ऐसा नहीं कि हमारे देश की प्रवृत्ति बन चुकी है। वो कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं के ऊपर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि घटनाओं का संज्ञान ले, उनको अपने सही अंत तक पहुंचाए। तो इसका तुलना कर पाना कि भारत में लोग सुरक्षित हैं और ईरान में सुरक्षित नहीं है, मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादती वाली बात है। ईरान की समस्या अलग है। मैंने ये नहीं कहा अनुपम तिवारी जी कि वहां पर सुरक्षित नहीं है। मेरा प्रश्न ये था, ठीक है अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, बीच में इंटरप्ट मत करिए, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, बीच में इंटरप्ट मत करिए आप अभिमन्यु विश्व। ठीक है अनुपम तिवारी जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्रीज एक दूसरे की ऊपर अटैक कर रही हैं, खासतौर से ईरान, जिस तरीके से यूएई पर हमने देखा किस तरीके से एयरपोर्ट पर हमला किया गया, खास जाहिर सी बात है कि निशाना सिविलियंस ही थे, अमेरिकन नहीं थे। अनुपम तिवारी जी, नहीं देखिए अदिति, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। ईरान ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है कि वो अटैक उन देशों पे कर रहा है, पूरे देश पे नहीं कर रहा है। वो सिर्फ जहां अमेरिका के काउंसलेट हैं, जहां पर अमेरिकी दूतावास है, जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उनके ऊपर हमला कर रहा है। और जिन दुबई के होटलों की आप बात कर रही हैं, उसमें ईरान को पुख्ता इंटेलिजेंस थी कि वहां पर अमेरिका के सैनिक जो कि इराक और कुवैत वगैरह में थे, वहां से हटाए गए थे। उनको अबू धाबी में और तमाम 5 स्टार होटल्स में अमेरिका ने खुद रखा हुआ था। उन होटलों पर निशाना बनाया गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पर अमेरिका थे या इजरायली थे। तो ये बात उन्होंने क्लियर करी है। ये विदेश मंत्री अगराची का खुद का बयान है, वो ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से तमाम मीडिया चैनलों को बताई है कि हमारा टारगेट वो थे। और अनुपम तिवारी जी, वो नहीं, मीडिया ईरान की क्या कह रही है इससे इतर, क्या आपको ये नहीं लगता कि मिसाइल जहां पर गिरेगी वो ये नहीं देखेगी कि वहां पर अमेरिकन है कि ईरानी है? बिल्कुल सही बात है। देखिए वो तो मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ईरान का स्टैंड क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो मिसाइल बहुत सही कर रहा है, मिसाइलें उतार रहा है। ना अमेरिकी मिसाइलें वाजिब है, ना ईरानी मिसाइलें वाजिब है। इनको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। युद्ध किसी भी चीज का कारण नहीं होता है, युद्ध से किसी कोई मसला हल नहीं होता है। जो भाजपा नेता युद्ध कभी भी होता है, कहीं भी होता है, तो कत्ल जो है वो इंसानियत का ही होता है, मानवता का ही होता है। ईरान में जिस तरीके से छात्राओं की मौत हुई एक स्कूल पर अटैक के बाद, जिस तरीके से इजराइल ने प्रहार किया, वो भी ठीक नहीं था। और अब जो हो रहा है वो भी बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित ही उसको माना जाएगा। फाइनल कमेंट जल्दी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी। देखिए मैं अनुपम जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए हिंदुस्तान में जो है ईसाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं, आप किस पे मारने नहीं दे रहे हैं, उनको आप मार रहे हैं, तो क्या कल ट्रंप अगर मिसाइल से मोदी जी को मार दे तो आप विरोध करोगे नहीं करोगे? आप मिसाइल दागोगे नहीं, अमेरिका दागोगे उनके बेसों पे? देखिए विश्वकर्मा जी, देखिए फिर आप अंतरराष्ट्रीय, मैंने आदित्य जी को पहले ही कहा था, आप इन्हीं दो चीजों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आज ये तो हम सिर्फ वही बातें हो रही है कि अगर ये तो वही बात हो रही है कि अभिमन्यु विश्वकर्मा जी जो आपने एग्जांपल दिया, अभिमन्यु जी जो आपने अभी एग्जांपल दिया,
जो भी अभी आपने एग्जांपल दिया मान लीजिए, क्या आप ये मान भी सकते हैं? मैं तो नहीं मान सकती। नहीं, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, आपका ये जो एग्जांपल है, पहले तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। आप ये मान सकते होंगे कि भारत में रहने वाले किसी अन्य हिंदू के अलावा किसी और धर्म पर, यहूदियों पर अटैक हो सकता है, हमले हो सकते हैं? नहीं, चर्च जलाए गए, आपको किसी धर्म को, ये भारत है, ये सब प्रभु देश है। नहीं, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, क्या बात कर रही है अभी आप? दिसंबर की घटनाएं भूल गए सारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महाजंग लगातार बरकरार है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है हथियार डालने के लिए, और ना ही अमेरिका अपनी जिद छोड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन भी अब आ गया है और समर्थन दिया है। साथ ही साथ बताते चले आपको कि अब ईरान जो है वो एक खूंखार शेर की तरह दहाड़ रहा है और अटैक्स कर रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन है, क्या हो